हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि अपनी अब जो लास्ट टाइम बचा है, इस टाइम में बच्चों सिर्फ दो ही चीज़ें अपने को काम में आएंगी। एक तो है जो अपन ने आज तक पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन, बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक बार प्रैक्टिस, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एक टाइम मैनेजमेंट के लिए या अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं कि भाई इतना अपन ने पढ़ लिया, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। तो ये चीज़ अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम बिना समय गवाए फटाफट एक चीज क्वेश्चन करेंगे। जो अपने ये 80 क्वेश्चन है, एक तरीके से अपना एक मॉडल पेपर है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर एकत्रित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि समझ लो आप कि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठ के एग्जाम में आ सकते हैं। और आप समझो कि इस पेपर के अंदर कम से कम आपका 5 से 10% का सिलेबस कवर हो जाएगा। कैसे कवर हो जाएगा बोलो गुरु जी, पेपर से सिलेबस कैसे कवर होगा? अरे तो लाड लो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऑप्शन है। तो अपन जैसे एक के अंदर 4 ऑप्शन है तो अपन 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन के जो अदर ऑप्शन है आंसर के अलावा भी, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा अपना, तो जो अपना एक क्वेश्चन के अंदर ही 3-4 चीजें अपनी क्लियर हो जाएंगी। तो लाड लो, ये एग्जाम टाइम आ गया, इसमें क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप आगे भी हम क्या करेंगे, ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल छांट के, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे, वो लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि सारे दोस्त अपने जो सारे लाडले हैं उन तक ये पहुंच सके और सारे के सारे साथ में कर सकें। तो लाडलो, मैं जैसे जैसे आपके साथ चलता रहूं, आप जैसे ही मैं अगला क्वेश्चन लेके आऊं तुरंत आपके दिमाग में जो भी आंसर आए आप अपने तुरंत लिख लो, ठीक है? और लास्ट में करना कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और उसके बाद में मैं तुरंत आपको उसका आंसर भी बताता जाऊंगा, ठीक है? और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे तो सर क्वेश्चन कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कम भी हो रहे हैं ना क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता लग रही है, कोई चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ी नहीं है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया हुआ है, भूल गए हो, तो वो चीज आपकी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, प्लीज या मैनीफोल्ड कौन से अंक का नाम है या किस अंक के अंदर पाए जाते हैं? तो फटाफट बता दो इसका आंसर, फटाफट। अरे सही कह रहे हो लाड लो, क्योंकि अपन क्या करना है बेटा, ये फटाफट, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम है, अब अपन इसको क्या करेंगे, फटाफट सोल्व करेंगे इस पेपर को, ताकि क्या करे, जो अपना ये पेपर भी सोल्व हो जाए। अरे लाड लो, जरूरी नहीं है आप इसको स्पेशल बैठ के देखो इस वीडियो को, आप जब भी शाम को सोने जा रहे हो हैं, चाय की थड़ी पे चाय पीने जा रहे हो, तो अपना टाइम खराब नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे ये आपको पेपर सोल्व करना है, और सारा का सारा। और आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें और बताता रहूंगा, तो आपको पूरा वीडियो देखना है एंड तक, ठीक है? लास्ट में और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे बताएंगे आपको, जो पूरा वीडियो देखना है आपको, पूरी वीडियो आपको ढंग से समझाएंगे, ठीक है? तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, ठीक है? तो बेटा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, ठीक है? इसका आंसर है सी, ओमेजम, ठीक है? और अब बोले गुरुजी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या है, तो बेटा इसमें क्या है, रेटिकुलम, जिसको स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछ सकते हैं। और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? मधुमक्खी के छत्ते के आकार के। इसमें ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए एक ही क्वेश्चन के अंदर। चलो लाड लो, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। तो अब अगला अगला चीज क्वेश्चन है अपना, रेविनस डक्ट्स कौन सी लार ग्रंथियों की नलिकाएं हैं? तो लाड लो, रेविनस डक्ट्स कौन से लार ग्रंथि, ये आपको एक बताया हुआ होगा। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? रेविनस डक्ट कौन सी लार, क्योंकि जो ये जितनी भी लार ग्रंथि है ना उनकी डक्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, बिल्कुल। अब जिसको पता होगा उसके तुरंत दिमाग में आ गया होगा, और जिसको नहीं पता उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये आंसर देखोगे तो आपकी चीज रिवाइज हो जाएगी, ठीक है? आपको दोबारा पता लग जाएगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लो लाड लो। इसका आंसर है सबलिंगुअल, ठीक है? इसका आंसर क्या आ गया, सबलिंगुअल, ठीक है? बोलो गुरुजी और क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है? तो जो पेरोटिड जो लार ग्रंथि है उसकी डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट, स्टेनसन्स, मैं आपको बोल के बता देता हूं, स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है? और दूसरी कौन सी अपनी बच गई, अरे दूसरी बच गई लाड लो, मेंडिबुलर। और मेंडिबुलर की डक्ट का क्या नाम है, वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट, ठीक है? तो देखो आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन चीजों का, आपकी पूरी लार ग्रंथि की जितनी भी डक्ट है उनका सबका रिवीजन हो गया, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है, बोलो गुरुजी। अगला क्या है, कूपर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो 4 ऑप्शन है, पहला वृक या किडनी, दूसरा है लीवर या यकृत, तीसरा है वृषण, ठीक है? और चौथा क्या है, गर्भाशय। तो ये 4 ऑप्शन हो गए।
तो चार ऑप्शन में क्या आएगा, फटाफट बताओ। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो, बिना समय गंवाए अपने को फटाफट 80 क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। 80 नहीं है, ये 250 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऑप्शन के जो दे रखे हैं ना, उनके भी अपन उनके बारे में भी आपको बताएंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताएंगे आपको। तो वीडियो आपको बेटा लास्ट तक देखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप साथ साथ अगर ये पूरे क्वेश्चन करें, साथ साथ आप रिवीजन कर रहे हो ना बेटा, फिर सिलेक्शन आपको कोई रोक नहीं सकता। ये बात तो 100% तय है, ठीक है। तो तीसरा का आंसर क्या हो गया बेटा, कुपर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं, सही कह रहे हो बेटा, ये पाई जाती हैं यकृत के अंदर, ठीक है, यकृत के अंदर पाई जाती हैं। अब बोलो गुरुजी इसके अंदर और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल लाडलो है कि वृक्क के अंदर ये जो कुफर सेल है बेटा क्या है, ये एक मैक्रोफेज कोशिका है, ठीक है। और अगला क्या है, वृक्क, वृक्क के अंदर भी एक सेल पाई जाती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मीजेन ग्लियल, मीजेन ग्लियल सेल है इसका नाम, ठीक है, जो कुपर कहां पाई जाती है, वृक्क या किडनी के अंदर, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गया आपके, देखो सोल्व। एक क्या हो गया, कुफर किस में पाई जाती है, यकृत में, ठीक है, जो एक मैक्रोफेज है। और वृक्क के अंदर कौन सी पाई जाती है, मीजेन ग्लियल सेल, ठीक है। तो लाडलो बिना समय गंवाए अपने को क्या है, ये फटाफट करने हैं, ताकि क्या हो जाए, अपने सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, कम टाइम में कवर हो जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम है, तो फटाफट करने हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं की कब्रगाह किसको कहते हैं, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मान लो। तो फटाफट इसका आंसर बताओ। अरे लाडलो फटाफट इसको आंसर आप लिख लो, और फिर बाद में मैच कर लेना। तो पहला हो गया यकृत, दूसरा हो गया प्लीहा, तीसरा हो गया वृक्क, और चौथा हो गया अस्थि मज्जा। तो बेटा प्लीहा, जो स्प्लीन है वो क्या है, प्लीहा या स्प्लीन, वो क्या है, इसका आंसर है, ये हो गया प्लीहा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम की दृष्टि से, इसको ध्यान रखना है, याद कर लो इसको, ठीक है, समझ के ढंग से बिठा लो दिमाग में। अगला क्या है कि जो अभिवाही धमनिका है, उसका व्यास अपवाही धमनिका से कम होता है या अधिक होता है या बराबर होता है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले बता दूं आपको कि अभिवाही धमनी क्या होती है, जो रक्त को ग्लोमेरुलस तक, किडनी तक लेकर आती है। जो किडनी का जो ग्लोमेरुलस हिस्सा होता है ना बेटा, उसमें रक्त लेकर आती है, वो तो है अभिवाही धमनी। और वहां से ग्लोमेरुलस से दूर लेके जाती है रक्त, वो क्या है, अपवाही। तो इसमें दोनों में व्यास किसका अधिक होता है, तो बेटा अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से, इसका आंसर आएगा, बता दो फटाफट क्या आएगा, इसका बेटा अधिक होता है, ये आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, अधिक होता है, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा फटाफट, सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? पहला क्या है, शुक्रजनन नलिका में, दूसरा क्या है वृक्क नलिका में, तीसरा क्या है वायुकोश, और चौथा क्या है साइनस। तो बेटा ये तो बहुत ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे गुरुजी कैसे, तो बेटा सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं, अरे ये जनन तंत्र से संबंधित हैं, और जनन तंत्र का आंसर इसमें सिर्फ एक ही है। देखो वृक्क नलिका किससे संबंधित है, किडनी से, वायुकोश किससे, श्वसन से, ठीक है, और साइनस किससे है, ये दिमाग के अंदर पाए जाते हैं, हमारी जो मस्तिष्क की हड्डियां वहां पाई जाती है साइनस। तो शुक्र जनन नलिका है, ये हो गया। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, शुक्र जनन नलिका है ना, उनके अंदर सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जिनका आंसर सही है लाड लो, अरे वो तो क्या करो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लो कि सही हो गया मेरा, और जिनका गलत हो गया वो इसको याद कर लो। अगला क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस और ग्लिनोइड कैविटी किस हड्डी के अंदर पाई जाती है? पहला ऑप्शन है इसका ह्यूमरस, दूसरा है स्केपुला, ठीक है, तीसरा क्या है रेडियस, और चौथा क्या है अन्ना। तो ह्यूमरस, स्केपुला, रेडियस और अन्ना, इन चारों में आंसर सही कौन सा होगा, फटाफट बताओ बेटा, फटाफट बताओ कि एक्रोमियन प्रोसेस और ग्लिनोइड कैविटी। बेटा ये एक साथ ही पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में, या फिर अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्रोमियन प्रोसेस किस हड्डी में पाया जाता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्लिनोइड कैविटी किस हड्डी के अंदर पाई जाती है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका सही बता दिया होगा आंसर, क्या क्या ऑप्शन है, ह्यूमरस, स्केपुला, रेडियस और अन्ना। तो बेटा इसका आंसर जाता है, इसका आंसर जाता है लाडलो कौन सा, अरे सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर जाता है स्केपुला। स्केपुला के अंदर एक्रोमियन प्रोसेस पाया जाता है और ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है, ठीक है। तो ये अपना 7वां क्वेश्चन हो गया।
अरे लाड लो, देखो इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपका सही होता है तो सोचो कि अपना आता है, अपने को पहले से आता है। और जो गलत हो रहा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एक अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो अपने को पता लग रहा है। ठीक है, तो ये बेटा पूरे क्वेश्चन करने हैं, फटाफट करते हैं इनको। गाय में पाई जाने वाली अवशेषी हड्डी कौन सी है? टीबिया, फिबुला, रेडियस और अल्ना। ठीक है, कि अवशेषी हड्डी गाय के अंदर कौन सी पाई जाती है? तो बेटा कौन सी पाई जाती है, फटाफट बता दो। गाय के अंदर कौन सी अवशेषी हड्डी पाई जाती है? कि टीबिया पाई जाती है, या फिबुला पाई जाती है, रेडियस या अल्ना? तो बेटा इसका आंसर हो जाता है अल्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फोटोसेंसिटाइजेशन, फोटोसेंसिटाइजेशन किस पादप की विषाक्तता से होता है? पहला आंसर है ज्वार की विषाक्तता हो जाएगी तो फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है बेटा? कि जब धूप पड़ती है तो उसको एलर्जी हो जाती है, धूप से एलर्जी होनी शुरू हो जाती है जानवर को, उसको फोटोसेंसिटाइजेशन बोलते हैं। तो वो किस ज्वार पादप खिलाएंगे तो उसकी विषाक्तता से होगा, या एब्रस पादप की से, या कपास की से, या लेंटाना से, किससे होगा? तो बेटा इसमें चार क्वेश्चन है, देखो चार ऑप्शन दिए, चारों की क्या इंपॉर्टेंट खास बात है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो बोलो गुरुजी चारों की क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका पहले तो आंसर बताओ, आपकी फोटोसेंसिटाइजेशन की पादप की विषाक्तता से होता है। फटाफट सोचो बेटा, बिना समय गवाए अपने को ये करना है। ठीक है, तो बेटा सही कह रहे हो आप इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? लेंटाना, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? सही है। लेंटाना से क्या होता है? फोटोसेंसिटाइजेशन होता है। तो बोलो गुरुजी जो ये एब्रस है इसके बारे में क्या है खास पार्ट? तो बेटा आपको दो चीजें फटाफट आप रिवीजन कर लो कि एब्रस को एक तो रत्ती बोलते हैं। ठीक है, रत्ती बोलते हैं एब्रस को एक तो। और दूसरी खास बात क्या है कि इससे विष कौन सा निकलता है? इससे एब्रीन विष निकलता है, एब्रीन। ठीक है, आप लिख लेना फटाफट, इसमें क्या थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, बाकी आप क्या करो इसको लिख लेना कि एब्रस को दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको रत्ती बोलते हैं और एब्रस से एब्रीन विष निकलता है। और एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ज्वार से कौन सा जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड निकलता है? तो बेटा ज्वार से एक धुरीन नाम का एक धुरीन, धुरीन जैसे धुरीन। ठीक है, तो धुरीन नाम का ज्वार से क्या निकलता है? विष निकलता है। तो ज्वार के बारे में ये खास बात हो गई। और बेटा कपास से कौन सा निकलता है? तो बेटा कपास से निकलता है गोसीपोल नाम का। ठीक है, गोसीपोल। तो ये आप लिख लेना, गोसीपोल निकलता है कपास से। तो बेटा ऐसे या तो एग्जाम में आ जाएगा कि गोसीपोल किस पादप से निकलता है, या गोसीपोल विष किस पादप से प्राप्त होता है? तो बेटा ये कि कपास से होता है। तो देखो चार क्वेश्चन हो गए, एक ही क्वेश्चन से चार चीजों का रिवीजन हो गया। तो लाड लो, चलो फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है? गैर परंपरागत खाद्य पदार्थ है। भाई नीम की गैर परंपरागत मतलब कि अपन जो रेगुलर नहीं यूज करते। तो बेटा नीम की खल, कपास की खल, सरसों की खल और कोई नहीं। फटाफट आंसर बता दो इसका कौन सा। इतना इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आप कह रहे हो कि गुरुजी नीम की खल इसका आंसर आएगा। क्योंकि बेटा नीम की खल कभी आप जानवरों को थोड़ी ना खिलाते हो। क्या खिलाते हो? या तो कपास की खल खिलाओगे या सरसों की खल खिलाओगे। नीम की खल तो अपन खिलाते ही नहीं। तो इसका आंसर क्या क्या चला गया? नीम की खल। तो लाडलो बिना समय गंवाए अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि चूजों में पैरोसिस किसकी कमी से होता है? भाई मैग्नीज की कमी हो जाएगी तो चूजों में पैरोसिस। चूजे क्या होते हैं बेटा? जो मुर्गी है उसके बच्चे। ठीक है, उसमें मैग्नीज की कमी हो जाएगी, या मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, या फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी, या फिर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। किसकी कमी से क्या होगा? पैरोसिस हो जाएगा। तो बेटा पैरोसिस किसकी कमी से होगा? फटाफट आंसर बताओ। जिसको आता है उसने के दिमाग में अब तक आ गया होगा, और जिसको नहीं आता लाडलो उसको हम बताएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों चीजें। जो ऑप्शन है ना, इन चारों की कमी से होने वाले रोग इंपॉर्टेंट है। तो एक तो देखो आज क्वेश्चन पूछ ही लिया कि पैरोसिस किसी कमी से होता है। तो फटाफट बताओ किसी कमी से होता है? अरे लाडलो सही कह रहे हो, मैग्नीज की कमी से। एम एन, मैग्नीज की कमी से क्या होता है? पैरोसिस बोल होता है। और इस पैरोसिस को लाडलो बताओ एक नाम और है इसका,
इसका नाम क्या है? स्लिप्ड टेंडन। स्लिप्ड टेंडन भी बोलते हैं इसको चिकन के अंदर। ठीक है, तो मैग्नीज की कमी से एक स्लिप टेंडन इन चिकन के अंदर हो जाता है। अब बोलो गुरुजी इन बाकी तीन की कमी से क्या क्या होता है? तो बेटा ये बाकी तीन भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो लाडलो अगर आपने ये पेपर कर लिया ना, तो ऐसे समझ लो आपने 150-200 क्वेश्चन अपने पक्के कर लिए और उनमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, आगे भी आपके क्या है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी 8-10 दिन बचे हैं, तो इसके अंदर हम कम से कम भी आपको 1000 से 1500 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, और बेटा इतने क्वेश्चन आ जाएंगे तो बेटा इससे बाहर कहाँ से आएगा क्वेश्चन? आएगा तो इन्हीं में से ना। ऐसे तो है नहीं कि कहीं सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन बना देंगे। तो अपन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? लैक्टेशन टिटेनी या ग्रास टिटेनी। ठीक है, लैक्टेशन टिटेनी या ग्रास टिटेनी भी बोलते हैं इसको। इसमें थोड़ा लिखा नहीं जा रहा, आप वैसे लिख लो अगर आपके पास कोई कॉपी वॉपी है तो, या फिर अगर आपको याद कर सकते हो तो याद कर लो। फॉस्फोरस की कमी से क्या होता है बेटा? या तो पीका हो जाएगा, पीका नाम की एक बीमारी होती है। दूसरा क्या होता है? एट्रोफेगिया। एट्रोफेगिया क्या होता है? जानवर कुछ भी खाने लग जाता है ना, एट्रोफेगिया जो लकड़ी वकड़ी खाने लग जाता है उसको एट्रोफेगिया बोलते हैं केटल के अंदर। ठीक है, गाय के अंदर क्या हो जाएगा? एट्रोफेगिया नाम की बीमारी हो जाती है। और बेटा एक पीपीएच, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, ये पीपीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी, आपने सुना भी होगा कई बार, कई पेपरों में देखा भी होगा कि फॉस्फोरस की कमी से कौन सा रोग होता है। या तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, या कैसे आ जाएगा कि पीपीएच यानी कि पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया किस की कमी से होता है? तो फास्फोरस की कमी से होता है बेटा। ठीक है, और लास्ट बच गया चौथा कौन सा? कैल्शियम। इसका तो आपको पता होगा ही भाई, कैल्शियम कमी से क्या होता है? अरे बेटा देखो, जो बड़े जानवर है उनके अंदर तो क्या मिल्क फीवर होगा, और जो अगर आ जाए ना कि कुतिया के अंदर कैल्शियम कमी से क्या होता है, तो उसके अंदर होता है इक्लेम्सिया। ये क्या होता है? कुतिया के अंदर होता है। तो देखो एक ही क्वेश्चन से अपने 4 क्वेश्चन सही हो गए, 4 क्वेश्चनों का रिवीजन हो गया। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ क्वेश्चन करने से टाइम खराब हो रहा है लाड लो, ऐसे सोचो कि इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चनों का अपने को पता लग गया, रिवीजन हो गया। ठीक है, अपन रिवीजन में टाइम देते, बात वही है कि अपन यहाँ क्या एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन यहाँ टाइम दे रहे हैं। अगला क्या है बेटा? पितरस किसके पाचन में अधिक भागीदारी निभाता है? पितरस किसका पाचन करने में योगदान देगा? कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में योगदान देगा, या प्रोटीन के में, या वसा के में, या खनिज पदार्थ के में? तो लाडलो फटाफट आंसर सोच लेना आप तुरंत दिमाग में, जैसे क्वेश्चन आए आप स्क्रीन पे तो आप तुरंत इसको पढ़ लो और इसके फटाफट चारों में से एक आंसर अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो लाडलो। बिना समय गंवाए आपको बता देता हूँ कि किसका पाचन में हेल्प करता है ये बेटा वसा के पाचन में हेल्प करता है पितरस। ठीक है, वसा के पाचन में भागीदारी निभाता है, वसा का पायसीकरण में मदद करता है। ठीक है, और फिर वसा का पायसीकरण हो जाएगा तो वसा का क्या पाचन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो सही कह रहे हो लाडलो। अब अपन क्या करते हैं, इससे अगले वाला क्वेश्चन कि हेलेज, हेलेज में कितने प्रतिशत नमी होती है? 10 से 20% नमी होती है बेटा। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो हेलेज, एक हे, ठीक है, और तीसरा क्या? साइलेज। इन तीनों के अंदर नमी की मात्रा एग्जाम के अंदर पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसका बताओ हेलेज का कि कितने प्रतिशत नमी होती है हेलेज में? 10 से 20, 45 से 55, 70 से 80 और 90 से 95। तो फटाफट सोच लो लाड लो। और सही कह रहे हो, जिसको पता है उसको अभी तक दिमाग में आ चुका है। कितना होता है लाड लो? 45 से 55%। अब इसके साथ साथ 45 से 55% ये तो आपका हो गया आंसर। बोले गुरु जी ये तो पता है, गलत हो गया हमारा तो। अरे लाड लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, गलत भी हो गया तो अब तो पता लग गया ना आपको, अब तो आप नहीं भूलोगे ना कम से कम। ठीक है, तो इसके साथ साथ 2 क्वेश्चन और हो गए अपने इंपॉर्टेंट, हे और साइलेज। तो लाड लो हे में तो होता है 12 से 14%, 12 से 14% नमी होती है। ठीक है, और साइलेज में कितनी होती है? 60 से 70%। ठीक है, तो देखो 3 क्वेश्चन हो गए। हेलेज में कितनी हो गई? अरे सही कह रहे हो, 45 से 55% हो गई गुरु जी। हे में कितनी हो गई? 12 से 14% नमी होती है। और साइलेज में कितनी हो गई? 60 से 70%। तो 3 क्वेश्चन हो गए, एक सही। अरे ये बेटा जो क्वेश्चन के तरीके से जो चीज़ें याद होती है ना, थ्योरी पढ़ने से उतनी याद भी नहीं होती। ठीक है, अब क्या है, एक FADH2 से कितने ATP मिलते हैं? अब यहाँ भी बेटा 2 चीज़ बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट। पहले तो क्या आप बताओ कि FADH2 से कितनी ATP मिलती है? 1
2, 3 या 36? तो फटाफट बताओ बेटा कितनी मिलती हैं। अरे सही कह रहे हो लाडलो, बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो आप। इसके अंदर एक FADH टिश्यू, 2 ATP मिलती है। बोले गुरुजी थोड़ा टाइम तो दो। अरे लाडलो टाइम ही तो नहीं है अब, टाइम ही तो नहीं है। अपने को मैक्सिमम क्वेश्चन कम समय में सही करने हैं। अगर अपने को वो आता है तो सही है। देखो इतने टाइम में अपने को पता लग जाता है क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। आता है तो अपना क्या है सही, यार नहीं आता तो अपने को क्वेश्चन पता लग गया जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 ATP। बेटा इसके ही समान एक क्वेश्चन क्या है कि NaDH2, ठीक है, एक NaDH2, इससे कितनी ATP मिलती हैं? तो बेटा इससे मिलती हैं 3 ATP। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। FADH2 से कितनी मिलती हैं? 2 ATP। और एक NaDH2 से कितनी मिलेंगी? 3 ATP। ठीक है, तो लाड लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो फिर वायवीय परिस्थितियों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया द्वारा अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? जब वायवीय कंडीशन होगी, वायु की उपस्थिति में, ठीक है, जब ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है, तो कौन सा उत्पाद बनेगा? पायरुवेट बनेगा, लैक्टेट बनेगा, इथेनॉल बनेगा या ग्लाइकोलेट बनेगा? फटाफट आंसर सोच लो। तो जिस भी लाडले को पता है उसको तो तुरंत दिमाग में आ गया होगा, और जिसको नहीं पता उसको हम बता देंगे ताकि वो आगे याद रहेगा। क्योंकि बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए छांट के, जो पिछली क्वेश्चन आए हैं ना उसी पैटर्न के बेसिस पे, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो अपने डॉक्टर हर्ष सर के मॉडल पेपर बनाए हुए हैं उनमें से ये क्वेश्चन उनमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको उनका यहाँ पे, वहाँ तो आपको एक ही आंसर का पता लगेगा, यहाँ आपको 4 ऑप्शन के, जैसे एक क्वेश्चन से 3-3 आंसर भी पता लग रहे हैं, 3-3 चीज़ों का पता लग रहा है। जैसे अभी बताते हैं आपको कैसे लाड लो। इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, सही कह रहे हो। इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? पायरुवेट। इसका आंसर है पायरुवेट, ठीक है। और लैक्टेट, इथेनॉल, गुड़ची, इनके बारे में नहीं बताओगे क्या? अरे लाड लो अगला क्वेश्चन इन्हीं का है। अगला क्वेश्चन किनका है? इन्हीं का है अगला क्वेश्चन। अगर वायवीय की जगह अवायवीय परिस्थितियों में ग्लाइकोलाइसिस हो, भाई वायवीय में तो क्या हो गया आंसर? पायरुवेट हो गया। अगर अवायवीय परिस्थितियों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया हो तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो बेटा पायरुवेट, लैक्टेट, इथेनॉल और बी और सी। बोले गुरुजी इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, वायवीय में तो क्या होता है लाड लो, पायरुवेट बता ही दिया। तो अवायवीय में बेटा 2 चीजें बनती हैं, लैक्टेट और इथेनॉल, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा? बी और सी, बोथ। और गुरुजी ये तो हमारा भी सही है। अरे लाड लो फिर तो बधाई हो। अरे कई कह रहे हैं गुरुजी हमारा गलत हो गया, अरे तो लाड लो फिर भी बधाई हो। क्यों? अरे तो आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो पता लग गया भाई। एक तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो है, अरे एक अभी गलत हो जाए तो कम से कम अब तो अपना सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब तो अपने को पता लग गया। एग्जाम में गलत हो जाए तो बेटा फिर तो कोई सुधार हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन बेटा सारे लास्ट तक देखने हैं आपको, ठीक है। और लास्ट में आपको पेपर करने की 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं बताऊंगा, ठीक है, जो आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना 17। ये पादप कोशिका साधारणतः प्राणी कोशिका से निम्न की अनुपस्थिति के आधार पर भिन्न होती है। कि पादप में तो वो चीज़ क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और एनिमल की कोशिका है, प्राणी की कोशिका है, उसमें पाई जाती है। पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा क्या है सेंट्रियोल, तीसरा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER। तो इनमें कौन सी चीज़ क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और सेंट्रियोल। इन चारों में से कौन सी चीज़ अनुपस्थित होती है? तो बिल्कुल सही कह रहे हो लाडलो, जिसको पता है बोले गुरुजी ये क्वेश्चन तो मैं आ नहीं रहा। तो लाडलो कोई बात नहीं है, हम है ना बैठने के लेने के लिए। जिसको आ रहा है उसको तो बधाई हो, जिसको नहीं आ रहा है उसको भी बधाई हो कि उसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग रहा है। तो लाडलो ये सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल, ये जाएगा इसका आंसर। बोले गुरुजी क्यों? तो बेटा ये सेंट्रियोल पादप कोशिका के अंदर तो होता है अनुपस्थित, और जो प्राणी कोशिका है यानी कि एनिमल सेल है उसके अंदर क्या ये उपस्थित होता है। तो लाडलो अगर आपको नहीं पता तो इसको टिक लगा लो और इसको आप याद रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली क्या है? सबसे छोटी ज्ञात कोशिका कौन सी है? तो लाडलो ये तो बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। एसिटाबुलेरिया, बी ऑप्शन है नोस्टोक, सी ऑप्शन है क्लेमाइडेलो मोनास, और चौथा क्या है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि PPLO।
तो इसका आंसर क्या जाएगा, फटाफट बताओ बेटा। अरे सही सोच रहे हो बिल्कुल। इसका आंसर क्या जाएगा लाडलो, इसका आंसर जाएगा चौथा डी, PPLO। ये तो बेटा इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको लिखाया हुआ होगा कि PPL और प्लूरोनोमोना लाइक ऑर्गेनिज्म सबसे के छोटी ज्ञात कोशिका है, इससे छोटी कोई कोशिका है नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगली चीज, बिना समय गवाए अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोलो गुरुजी बताओ। तो लाडलो अगली क्वेश्चन है ICAR, इसकी फुल फॉर्म क्या है ICAR की। पहला ऑप्शन क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली। दूसरा है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेशन। तीसरा है इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। और चौथा क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीक्लोटोरल रिसर्च। तो बेटा ICAR आपको सबको बता देता हूँ। देखो पहले तो ICAR क्या है, इंडिया की है। तो इंडिया, फटाफट आंसर आपने मन में सोच लिया होगा, लिख लिया होगा। तो मैं इसको बता देता हूँ, इसको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि चीज़ें याद भी तो रहनी चाहिए ना लाडलो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्या है, इंडियन काउंसिल। तो बेटा ये ICAR इंडिया की है, तो पहले तो आएगा इंडियन, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। अब दूसरा क्या है, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है बेटा, खेती से संबंधित है। तो एग्रीकल्चर क्या है, ये रहा एग्रीकल्चर रिसर्च, पहला ऑप्शन। चौथा तो क्या है, एग्रीक्लोटोरल रिसर्च है ये तो ये तो चौथा तो क्या हो गया गलत, तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला सही हो गया इसका आंसर। ठीक है लाडलो, तो ये हो गया अपना 19वां क्वेश्चन। अगला चलते हैं 20वां। ऑपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट निम्न पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, कि कौन सी 5 वर्षीय योजना थी जिसमें शुरू हुआ, कि पहली पांचवी प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। बेटा जो ये ऑपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और है, वो भी मैं आपको यहीं बता दूंगा ताकि आपको अलग से दिमाग लगाना नहीं पड़े, साथ के साथ ही आपकी इससे संबंधित चीजें हैं वो आपको पता चल जाए। तो फटाफट बताओ लाडलो, ऑपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। अरे बोलो गुरुजी पता है, ये कौन सी में हुआ था लाडलो, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऑपरेशन फ्लड, जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट और है वो आपको मैं यही बता देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको बातें पता भी लग जाएंगी कि ऑपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट बेटा ये डेयरी से संबंधित है, पहली बात। दूसरा क्या है, ये सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था, जो ये ऑपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ना, वो सबसे बड़ा डेयरी का विकास कार्यक्रम था। और तीसरा कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1 जुलाई 1970 को स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 1970 को। ठीक है, 1 जुलाई 1970 को क्या हुआ था, ये ऑपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट हुआ था। और चौथी 5 वर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम पे, 1970 के अंदर चौथी 5 वर्षीय योजना चल रही थी, तो उसमें स्टार्ट हुआ था। तो बोले गुरुजी बिल्कुल ठीक है। अगला क्या करते हैं अपन, जो मिड डे मील योजना है, ठीक है, वो कब स्टार्ट हुई थी मिड डे मील योजना। तो बेटा 2005 में हुई थी, 1995 में हुई थी, 2001 में, 2004 में। बेटा ये आंसर तो सीधी सी बात है, जिसको पता है उसको पता है, और जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, क्योंकि ये तो याद रखने की चीज़ है। अगर नहीं पता तो क्या आपका रिवीजन हो जाएगा। तो फटाफट बताओ। बोलो गुरुजी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लाडलो कन्फ्यूजन नहीं करना है, इसका आंसर जाएगा बी, 1995। 1995 में बेटा मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। ठीक है, तो फिर अगला क्या है, प्रसार शब्द की उत्पत्ति किस विश्वविद्यालय से हुई, ऑक्सफोर्ड से हुई, मेलबर्न से हुई, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुई, या स्टैनफोर्ड से। तो बेटा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको पता डायरेक्ट होना चाहिए, इसमें तो ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो 22वें का क्या जाएगा ऑप्शन, सही कह रहे हो लाडलो, सी ऑप्शन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बेटा प्रसार शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो ये आपको पता था तो बेटा बधाई हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर पता था तो इम्पोर्टेंट है ही, अगर नहीं पता था तो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको अब पता लग गया जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अरे अब गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में गलत हो गया तो सारी नैया ही डूब जाएगी, वो हम आपका गलत होने नहीं देंगे। तो प्रसार शब्द की उत्पत्ति किस सन में हुई, 1763 में, 1863 में, 1773 में, 1873 में। तो किस सन में प्रसार शब्द की उत्पत्ति
हुई। तो बेटा फटाफट बता दो किस शब्द में हुई। सही कह रहे हो बेटा। इसका आंसर क्या जाएगा? नहीं यार, 1863 पे नहीं हुई थी इसकी, ये गलत लग गया, पहले का टिक था ये। अब इसका क्या होगा? 63 में नहीं, 73 में हुई थी इसकी। ठीक है, प्रसार शब्द की उत्पत्ति 1873 में हुई थी। तो बेटा इसको तुम लिख लो साइड में। अगर ये आपका गलत हो रहा है ना क्वेश्चन, उसको आप टिक लगा लो कि अपना ये क्वेश्चन गलत हो गया, या उसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो अपन इसको क्या करेंगे, जब भी चाय की थड़ी पे चाय पीने जाएंगे, हैं, कैंटीन में समोसा खाने जाएंगे, भूख लगेगी, तब उसी टाइम इन क्वेश्चनों को एक बार दोबारा फटाफट 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 देख लेंगे, ताकि अगर भूल भी जाए तो दोबारा वो अपने को याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है? फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन थे? जेपी लेगान, कार्ल कोरेंस, जेम्स स्टुअर्ट, और चौथा कौन सा हो गया लाडलो? वोरिस। इन चारों में से फादर ऑफ एक्सटेंशन किनको कहते हैं या कौन थे? ठीक है, तो बेटा इसका आंसर इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है तो बढ़िया, नहीं पता है तो अब पता लग जाएगा। जेपी लेगान। और जिनका सही है उनको बधाई, जिनका नहीं सही है उनको भी बधाई। अब अगला क्या है बेटा? प्रसार शब्द की सर्वप्रथम किस देश में प्रसार शब्द का उपयोग किया गया था? ठीक है, कि प्रसार शब्द का उपयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था? कि भारत में, न्यूयॉर्क में, ब्रिटेन में और यूरोप में। तो प्रसार शब्द का सबसे पहले उपयोग कौन से देश में किया गया था? जिसको पता है उसका दिमाग में आ गया होगा, उस लाडले ने आंसर टिक भी लगा लिया होगा। तो बेटा अपन देखो टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, ताकि अपने को सारी चीज़ें पता भी लग जाए। क्वेश्चन सही है तो कॉन्फिडेंस आए, गलत है तो अपने को नया क्वेश्चन पता लग जाए जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और क्योंकि अब फटाफट सारे काम करने हैं, तो बेटा इसका आंसर क्या जाएगा? सही कह रहे हो लाडलो, इसका आंसर जाएगा ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, प्रसार शब्द का सबसे पहले किस देश में उपयोग हुआ था? ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, बोला गुरुजी बिल्कुल ठीक बात है। तो लाडलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक बात है, तो कि मेंढक, जो मेंडल थे, मेंडल साहब, उन्होंने कारक शब्द वर्तमान में क्या कहा जाता है? उस कारक शब्द को वर्तमान में अपन क्या कहते हैं? उसको कारक शब्द को प्रोटीन कहते हैं, डीएनए कहते हैं, जीन कहते हैं, या आरएनए कहते हैं? तो लाडलो ये क्वेश्चन फटाफट बताओ कि मेंडल ने के जो कारक शब्द यूज में किया था ना, मेंडल ने एक कारक शब्द का उपयोग किया था, उसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं, डीएनए, जीन, या आरएनए? अरे जिनको आता था उनको आ गया, जिनको नहीं आता तो उनको हम बता देते हैं कि उसको कारक शब्द को क्या बोलते थे। उसको बेटा जीन कहते हैं वर्तमान के अंदर। जो मेंडल ने कारक शब्द कहा था ना, उसको वर्तमान में अपन जीन कहते हैं। कि जो मेंडल जिसकी बात कर रहा था वो किसकी बात कर रहा था? जीन की बात कर रहा था। ठीक है, बोले गुरुजी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो बेटा अगला क्वेश्चन फिर, कि मनुष्य में रक्त समूह बी में उपस्थित एंटीजन एवं एंटीबॉडी कौन सी है? कि जो जिसके अंदर बी ग्रुप का ब्लड है उसमें कौन सा तो एंटीजन मिलेगा और कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? भाई ए एंटीजन मिलेगा, तो पहला ऑप्शन ए एंटीजन और एंटी ए। दूसरा क्या है? बी एंटीजन और एंटी बी एंटीबॉडी। तीसरा क्या है? बी एंटीजन और एंटी बी एंटीबॉडी। चौथा क्या है? कोई नहीं। तो इसमें कौन सा तो एंटीजन मिलता है और कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी जो जिसके अंदर बी रक्त समूह है? बेटा ये चारों रक्त समूह है ना, ए बी, ए बी और ओ, ये चारों रक्त समूह ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो इसका आंसर बताओ आप, फिर मैं आपको बताता हूँ चारों के बारे में फटाफट फटाफट। जिस लाडले को आता था उसने टिक लगा लिया इसका। तो बेटा इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा, फटाफट बताओ फटाफट, ऐसे मत करो। तो बेटा 27 में जाएगा सी ऑप्शन। इसमें बी तो एंटीजन मिलता है और एंटी ए एंटीबॉडी मिलेगी, क्या कह सकते हैं अपन में? ए एंटीबॉडी मिलेगी। तो इसको फटाफट बता दूं, देखो बेटा ये तो बी की बात हो गई। अगर बात करें अपन ए ब्लड ग्रुप की, ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो क्या होगा? ए होगा। देखो खास बात क्या है बेटा, जो ब्लड ग्रुप है ना, एंटीजन तो सेम टू सेम वही रहेगा। जैसे बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन क्या रहेगा? बी। ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें क्या रहेगा? एंटीजन ए। ठीक है, और एंटीबॉडी क्या रहेगी इसके अंदर? एंटीबॉडी रहेगी बी। ठीक है, जो दूसरी हो रहेगी वो एंटीबॉडी। अब बी का तो आपको बता ही दिया, दूसरा और कौन सा बच गया? ए बी।
तो बेटा इसमें एंटीजन क्या रहेगा, देखो इसमें ए भी है बी भी है, तो एंटीजन कौन सा रहेगा, ए एंटीजन भी रहेगा, अरे बी एंटीजन भी रहेगा। इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ए क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा या तो क्या आ सकता है कि ऐसा रक्त समूह है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, तो उसका आंसर भी क्या जाएगा, ए बी। या अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसिपिएंट, जो सबसे ब्लड ले सकता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो भी ए बी है। और अगला आखिरी कौन सा बच गया, ओ। ओ में क्या है लाड लो, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं मिलता, इसके अंदर ए और बी एंटीबॉडी मिलती हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला तो क्या कि ऐसा इसमें ऐसा ब्लड ग्रुप या ऐसा रक्त समूह जिसमें कोई भी एंटीजन अनुपस्थित होता है, तो वो क्या हो गया, ओ। और जिसके वो यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यानी सबको दे सकता है वो। तो ये बेटा 4 क्वेश्चनों का पता लग गया आपको, इसको ब्लड ग्रुप का पता लग गया आपको, बोलो गुरुजी पता लग गया, तो इसको याद रखना लाड लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हर्मेफ्रोडाइट या हर्मेफ्रोडाइट शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या जाएगा, प्राणी जिसमें केवल नर जन्नांग हो, प्राणी जिसमें केवल मादा जन्नांग हो, प्राणी जिसमें नर और मादा दोनों जन्नांग हो, एक ही के अंदर मादा नर का भी जन्नांग है और मादा का भी जन्नांग है। और चौथा क्या हो गया, स्टेराइल बंद है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो इसमें कौन सा आंसर जाएगा, फटाफट बताओ लाड लो, क्योंकि फटाफट अपने क्वेश्चन करने हैं ये। तो बिल्कुल सही कह रहे हो लाड लो, इसका ऑप्शन क्या जाएगा, इसका जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जिसके अंदर, क्योंकि भाई जिसके अंदर नर जन्नांग है उसको तो नर बोलते हैं, जिसके मादा जन्नांग है उसको मादा बोल दिया, मेल फीमेल बोल दिया, मादा जन्नांग है उसको स्टेराइल है, उसके अंदर तो जन्नांग होते नहीं, जिसके अंदर नर और मादा दोनों जन्नांग है उसको अपन क्या बोल देते हैं, हर्मेफ्रोडाइट बोल देते हैं लाडलो। ठीक है, तो ये हो गया 28वां क्वेश्चन। अगला क्या है, 29, डीएनए की परस्पर दो क्रमागत पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच कौन सा बंध होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बीच की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, न्यूक्लियोटाइड के बीच की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये सब ध्यान रखना बेटा, अगर इसका आंसर चेंज हो जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आते हैं इसका आंसर आएगा अलग, और न्यूक्लियोटाइडों के मध्य अगर बंध आए तो उसका आंसर आएगा अलग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध है या फोस्फोडाइएस्टर बंध है, वॉन्डरवॉल बंध है या एस्टर बंध। डीएनए की परस्पर दो क्रमागत पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन होगा या फोस्फोडाइएस्टर या वॉन्डरवॉल या एस्टर। अरे लाडलो बता दो, फटाफट बता दो भाई। बोले गुरुजी लिख भी लिया हमने तो, अरे तो फिर मजे कर दिए लिख लिया तो बेटा इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ए, यानी कि हाइड्रोजन बंध। तो बेटा अगर ऑप्शन आए ना, अगर क्वेश्चन आ जाए कैसे कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के मध्य पाए जाने वाला बंध, यानी दो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो बेटा उसका आंसर जाएगा फोस्फोडाइएस्टर। ठीक है, और अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड आ जाए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आ जाए, तो उसका आंसर क्या जाएगा, हाइड्रोजन बंध। और एक क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपको, देखो दो क्वेश्चन ऐसे इस यही इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो भी आपको मैं यही बता देता हूँ ताकि आपके क्यों 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक के मध्य पाए जाने वाला बंध, जो नाइट्रोजन क्षारक है ना उनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, तो उनके बीच में बेटा हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। एक क्वेश्चन क्या बनता है अलग से कि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक है और शर्करा है, नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा है ना डीएनए के अंदर, उनके मध्य कौन सा बंध होता है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। तो जिस लाडले को नहीं पता था उसको तो पता लग गया, जिसको पता था उसका रिवीजन हो गया। यार तो अपना मकसद तो यही है ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी से छूट ना जाए। अगला क्या है, निम्न में से एच बंध सत्य है कि ए के और टी के बीच में डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 बंध, और ए और टी के बीच में 2 बंध, तीसरा ऑप्शन सी, और चौथा ए और टी के बीच में 1 बंध। तो इनका आंसर कौन सा जाएगा बेटा, ये तो आपको पता ही होगा, एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, इनके बीच में कैसा बंध होता है ये तो आपको पता ही होगा। अरे नहीं पता तो हम बता देते हैं, ये इसका आंसर जाएगा बेटा सी, बोथ, क्योंकि ए एडेनिन और थाइमिन के बीच में
दो बंध पाए जाते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सही है तो लाड लो, मजे कर दिए, और जो आपका गलत हो गया तो फटाफट लाड लो, आप इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, याद ले लो। बेटा जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, उसको ऐसे नहीं छोड़ देना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि उसका एक बार आप रिवीजन कर लेना, बाद में दोबारा देख लेना, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर एग्जाम में आ गया, आज भी गलत हो गया, एग्जाम में दोबारा गलत हो गया ना लाड लो, तो फिर देख लो कोई चारा है नहीं, फिर तो हो जाएगी सारी गड़बड़। अगला क्या है 31 नंबर, कि गाय में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति कौन सी है। कि गाय में दूध का उत्पादन बढ़ाना है तो कौन सी अच्छी प्रजनन पद्धति अपन काम में लेंगे। चयनित प्रजनन, ग्रेडिंग अप, क्रॉस ब्रीडिंग, या अंतः प्रजनन, चारों में कौन सी अपन काम में लेंगे। तो फटाफट बता दो बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिख चुके हैं इसका। तो बेटा सही कह रहे हो लाडलो, इसका क्या है, चयनित प्रजनन विधि द्वारा अपन क्या करते हैं, गाय में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रजनन विधि ये है। बोलो गुरुजी और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके आसपास के। तो बेटा इसके आसपास के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर पूछ लें एग्जाम में कि भारत में भैंस नस्ल सुधार के लिए सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति को, एक क्वेश्चन तो हो गया कि गाय में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति कौन सी है, चयनित प्रजनन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में भैंस नस्ल के सुधार के लिए, जो भैंस है उसकी नस्ल सुधार के लिए सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति कौन सी है, तो बेटा उसका आंसर भी चयनित प्रजनन ही जाएगा। ठीक है, कि अगर भैंस में नस्ल सुधार के लिए पूछ लेना कि सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है, तो उसका आंसर भी चयनित प्रजनन ही जाएगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है बेटा कि गाय, भैंस और बकरी में नस्ल सुधार के लिए सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति। ठीक है, अगर तीनों चीजें पूछी जाए ना, गाय में, भैंस में, बकरी, तीनों चीज साथ में पूछी जाए, तो बेटा इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका क्रॉस ब्रीडिंग चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। आप फटाफट चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, कि उदयपुर संभाग में भैंस की किस नस्ल का वीर्य कृत्रिम गर्भाधान के लिए काम में लिया जाता है। कि एआई करने के लिए कौन सी भैंस की नस्ल है जिसका अपन क्या करते हैं, उदयपुर संभाग में उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन सी नस्ल की स्ट्रो यूज करते हैं, तो मुर्रा, ठीक है, जाफराबादी, सूरती और महसाणा, ये 4 ऑप्शन है। फटाफट बताओ कि उदयपुर संभाग के अंदर अपन कृत्रिम गर्भाधान के लिए कौन सी नस्ल का वीर्य उपयोग में लेते हैं, मुर्रा, जाफराबादी, सूरती और महसाणा। ठीक है, इनमें बताओ फटाफट। तो बेटा सही कह रहे हो कि उदयपुर संभाग में अपन क्या करते हैं, जो सूरती है उसका वीर्य क्या करते हैं अपन कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग में लेते हैं। बोले गुरुजी सोचने का तो वक्त दो, अरे लाड लो, अभी भी सोचेंगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी। अब तो सीधी सी 2 ही ऑप्शन है, या तो आता है या नहीं आता है, तो याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर एक ही उतने ही समय में अपन 3 क्वेश्चन याद करें, भाई गलत हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आगे तो गलत नहीं हो, है। तो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अपन इसमें फटाफट। अगला क्या है, ये तो पहले तो बात की थी अपन ने उदयपुर संभाग की, अब सेम ही क्वेश्चन है उसमें भरतपुर संभाग में आ जाएगा कि भरतपुर संभाग में भैंस की किस नस्ल का वीर्य कृत्रिम गर्भाधान के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, कि भरतपुर संभाग में कौन सी भैंस का जो नस्ल है उसका वीर्य गर्भाधान के लिए काम में लिया जाता है। तो फटाफट बता दो, मुर्रा का लिया जाता है, सूरती का, बधावरी का, या महसाणा का, कौन सी नस्ल का अपन काम में लेते हैं वीर्य। तो बेटा फटाफट बता दो, बिना सोचे बता दो। तो बेटा सही कह रहे हो आप, जो मुर्रा भैंस है ना उसका अपन क्या करते हैं भरतपुर संभाग में अपन इसका वीर्य काम में लेते हैं। तो लाडलो अगर ये क्वेश्चन आपका सही है तो बहुत ही बढ़िया, अगर गलत है ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने का मतलब नहीं है कि स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अरे बेटा बाहर घूमने जाओ, चाय पानी पीने जाओ, लाइब्रेरी से रूम पे जाओ, तो बीच में इन क्वेश्चनों को फटाफट देख लो एक बार, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, भैंस में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली एवं सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति कौन सी है। ठीक है, तो वो तो अभी बताई दी थी आपको, थोड़ी देर पहले तो बताई थी, चयनित प्रजनन, प्रजातीय प्रजनन, संकरण,
क्रॉस ब्रीडिंग और ग्रेडिंग। अब तो बेटा चयनित प्रजनन, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया? चयनित प्रजनन हो गया। अगला, भैंस की नस्ल सुधार के लिए कौन सी प्रजनन पद्धति काम में नहीं ली जाती? देखो आपको क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट चीज एक बताता हूं आपको, ठीक है, कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमेशा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। नहीं है तो बेटा सारा ही गड़बड़ हो जाएगा ये। तो इसमें कैसे पूछ लिया आपने, जल्दीबाजी में पढ़ लेते ना ऐसे कि भैंस की नस्ल की सुधार के लिए कौन सी प्रजनन पद्धति काम में ली जाती है, तो आप चयनित प्रजनन कर देते। लेकिन इसमें क्या पूछा है? भैंस के नस्ल सुधार के लिए कौन सी प्रजनन पद्धति काम में नहीं ली जाती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो अलग हो गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? इसका आंसर जाएगा चौथा, कोई नहीं, क्योंकि इसमें क्रॉस ब्रीडिंग भी काम में लेते हैं भैंस में, प्रजातीय संकरण भी भैंस में काम में लेते हैं, चयनित प्रजनन भी भैंस में काम में लेते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा? डी, कोई नहीं। तो जिसका सही है उसको बधाई हो, नहीं सही है तो उनको पता लग गया। अगला क्वेश्चन क्या है? दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। इक्वस कैबेलस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियनस, एडस एसिनस। दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? चार ऑप्शन है, चारों में से आपको कौन सा सही लग रहा है लाडलो, वो फटाफट बता दो, लिख लो अपने कॉपी के अंदर। ठीक है, तो कौन सा आंसर इसका सही जाएगा? तो बेटा यहाँ आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा, देखो जिसको आता है ना उसका तो क्या हो जाएगा लाडलो, कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। वो तो सोचेगा यार मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए। जिसका गलत हुआ है ना उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका तो ये सोचना है कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाती फिर क्या होता अपना। ठीक है, बेटा ये एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या जाएगा बेटा? इसका आंसर क्या जाएगा? 36 का लिख लिया होगा आप सबने कि दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका आंसर जाएगा बेटा केमेलस बैक्टीरियनस। ठीक है, और अगर इसी जगह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको कि बेटा अगर पूछ लेना एक कुबड़ वाला ऊंट उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये क्या है? ड्रोमीडेरियस, केमिलस ड्रोमीडेरियस क्या है? एक कुबड़ वाला ऊंट। एक कुबड़ वाला ऊंट है ना उसका नाम क्या है? केमिलस ड्रोमीडेरियस। तो आपके देखो दो चीजें आपकी क्या हो गई? सोल्व हो गई यहाँ पे। अगली चीज क्या है? अगला क्वेश्चन बता दो गुरु जी। तो बेटा अगला क्या है? कुत्ता एवं घोड़े का मांस खाना। कुत्ते का और घोड़े का मांस खा रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? पहला हिप्पोफेगिया, काइनोफेगिया, दूसरा ऑप्शन है एलोट्राइफेगिया, काइनोफेगिया, तीसरा ऑप्शन है पाइलोफेगिया, हिप्पोफेगिया, चौथा ऑप्शन है काइनोफेगिया, हिप्पोफेगिया। तो फटाफट आराम से सोच लो और फिर बताओ कि कुत्ते का मांस खाने को क्या बोलते हैं और घोड़े को मांस खाने को क्या बोलते हैं। पहले आंसर देखना आपको कुत्ते के मांस खाने का, दूसरा आंसर देना आपको घोड़े के मांस खाने का। तो चार ऑप्शन है, चारों में से फटाफट आप टिक लगा लो कि काइनोफेगिया आएगा या हिप्पोफेगिया आएगा। या एलोट्राइफेगिया आएगा, पाइलोफेगिया आएगा, क्या आएगा पहले? तो बेटा इसका आंसर जाता है, अब तक आपने कर लिया होगा, जिस जिस बच्चे को आता है, जिसको नहीं आता उसको हम बता देते हैं अभी। ठीक है, तो इसका आंसर जाता है बेटा डी। बेटा कुत्ते का मांस खाते हैं ना उसको बोलते हैं अपने काइनोफेगिया, और जो घोड़े का मांस खाते हैं उसको बोलते हैं अपने हिप्पोफेगिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला गया? 37 का काइनोफेगिया और हिप्पोफेगिया। अब गुरुजी कह लो कि ये पाइलोफेगिया क्या है, तो बेटा ये जो पाइलोफेगिया है ये क्या है? तो बेटा अगर जानवर अपने बालों को चाटे, लिकिंग करे, या फिर अपने ही बालों को खाए, जो अपना बॉडी कोट है, अपने शरीर पे बाल पाए जाते हैं, जैसे मान लो क्या है, घोड़ा अपने शरीर के ऊपर जो मान लो उसके गर्दन पे बाल होते हैं ना उनको ही खाने लग जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पाइलोफेगिया बोलते हैं। और लकड़ी या कोई अन्य सॉलिड पदार्थ खाने लग जाए तो उसको एलोट्राइफेगिया बोलते हैं। आपको पता ही है चीज़। तो देखो आपकी तीन चार चीज बातें आपको पता लगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना लाड लो, क्योंकि ये यहाँ गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलत हो गया ना तो ऐसे मान लो आप कम से कम भी 100 200 500 रैंक के पीछे चले जाओगे एक क्वेश्चन गलत होते ही। ठीक है, अगला क्या है? 38 नंबर की, रेबीज का पोस्ट बाइट इम्यूनाइजेशन करते हैं। अगर कुत्ता खा ले उसके बाद अपन कोई मनुष्य रेबीज का इनसे जो वैक्सीन करवाने जाएगा
वैक्सीन लगवाने जाएगा वो कितने कितने दिन पे लगाएगा। पहला ऑप्शन है 0, 3, 14, 28, 58 और 90। पहला 0 दिन पे, दूसरा 3 दिन पे, तीसरा 14 दिन पे, चौथा 28 दिन पे, पांचवा 58 दिन पे, छठवा 90 दिन पे। तो अगला ऑप्शन क्या है? 0, 3, 7, 14, 28 और 90। तीसरा ऑप्शन है 0, 3, 7, 14, 32 और 90। और चौथा ऑप्शन है 0, 3, 14, 30, 58 और 90। इसमें आप फटाफट सोचो, आपको पता है तो, और फटाफट इसका आंसर टिक लगाओ, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे छांट के लाए गए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएं, ऐसे कैसे सेम टू सेम एग्जाम में उठ के आ जाएं, या इनका ऑप्शन जो आपको समझा रहे हैं, इनके जो ऑप्शन हैं वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये, अभी अपन क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर 40 क्वेश्चन करेंगे अभी, और शाम को क्या करेंगे, 40 सुबह करेंगे। मतलब कि 40 आप दिन में कभी भी, जब आपके पास फ्री टाइम हो तब सोल्व कर लो। और 40 क्वेश्चन कब कर लो, जब आपको पास शाम को, जब सोने वाले हो या शाम को खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम कानों में लीड लगाई, कानों में ईयरफोन लगाया और उस टाइम सोल्व कर लो। ठीक है, तो अपने को फटाफट ऐसे क्या, एक साथ तो 80 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 1-1.5 घंटा बैठा रहना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, जहां जब भी टाइम मिले, क्योंकि अपने को सारी चीजें करनी है, अपने को रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, तो जब भी टाइम मिले, जब भी आप सोचो कि यहाँ अब अपने पास 15-20 मिनट, या पढ़ने क्या है, आदमी लगातार पढ़ता रहता है बेटा। ये आपको मैं अभी एक चीज, दो चीजें और बताऊंगा, आप फटाफट पहले इसका आंसर बता दो। तो रेबीज में पोस्ट बाइट इम्यूनाइजेशन करते हैं, इसका ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। बच्चों ने अब तक लिख लिया है, ठीक है। तो इस 38 का ऑप्शन क्या आएगा बेटा, बी। रेबीज में पोस्ट बाइट इम्यूनाइजेशन 0, 3, 7, 14, 28 और 90 इस पे करते हैं। ठीक है, तो आपका सही है तो इसको क्या करो, बहुत बढ़िया। और गलत हो गया तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका ऑप्शन क्या है, बी। अगला क्या है, पश्मीना क्या है, कि भाई बकरी की बाल, जो बकरी के बाल हैं उनको बोलते हैं, खरगोश के बाल को बोलते हैं, जो भेड़ है उसके ऊन को बोलते हैं, या भैंस की चमड़ी को बोलते हैं। पश्मीना बोलते हैं किसको? अरे बेटा याद रखना, पश्मीना, ये पश्मीना की शॉल बनती है एक, जो सर्दियों में ओढ़ने के काम आती है। पश्मीना की शाल बनती है, ये कश्मीर में बनती है। अरे बेटा ये इसमें तुम पश्मीना के भेड़ का ऊन सोच के कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ठीक कर दिया होगा, लेकिन बेटा उनका आंसर क्या है, गलत। अगर भेड़ का ऊन कर दिया तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा बेटा बकरी के बाल। क्योंकि पश्मीना किससे मिलता है बेटा, बकरी से मिलता है, ये बात ध्यान रखना है। क्योंकि उस बकरी के बाल ही इतने बढ़िया होते हैं, बाकी बकरियों के बाल तो क्या बहुत खराब होते हैं, लेकिन इस बकरी के बाल इतने बढ़िया होते हैं कि आपको क्या ही बताऊं मैं। उससे ऐसी पतली शॉल बनती है, इतनी शानदार शॉल बनती है जिसकी कोई हद नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कि पंचकल्याणी भैंस किस नस्ल की, या किस नस्ल का उपनाम है? मुर्रा भैंस को बोलते हैं पंचकल्याणी, या बधावरी भैंस को बोलते हैं, या नीली रावी को बोलते हैं, या तराई को बोलते हैं? बेटा ये जो हमेशा आपको पता है कि एक या दो क्वेश्चन हमेशा क्या किससे आता है, जो ये नस्ल है उससे आता है। हो सकता है भैंस किया जाए, गाय किया जाए, भेड़ किया जाए। तो फटाफट इसका आंसर बताओ लाड लो। 40। किस भैंस का पंचकल्याणी भैंस बोलते हैं, या किस भैंस का उपनाम पंचकल्याणी है? मुर्रा का, बधावरी का, नीली रावी। बिल्कुल सही। और फटाफट बता दिया आपने तो मजे कर दिए, मतलब सही कर दिया तो मजे कर दिए। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा नीली रावी। नीली रावी को क्या बोलते हैं, पंचकल्याणी। अब बेटा मुर्रा है, मुर्रा के बारे में क्या खास बात है, कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है ये, सबसे ज्यादा दूध। ठीक है, अरे लिखने में तो टाइम लग रहा है, आप इसको फटाफट वैसे ही समझ लो कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है, मुर्रा। बदावरी के बारे में क्या खास बात है, सबसे ज़्यादा फैट किस भैंस की नस्ल से प्राप्त होता है? तो बेटा जो बदावरी नस्ल है ना, उससे सबसे ज़्यादा फैट प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया आपका 40वां क्वेश्चन हो गया। तो बेटा आज अपन क्या करेंगे, सिर्फ ये 40 क्वेश्चन ही फटेंगे। अब आप अपना फटाफट पता लगा लो कि कितने क्वेश्चन आपके सही है, क्योंकि अभी तो बच रहे हैं 8-10 दिन। तो अपने को ये क्या है, जिसको आते हैं उसको तो कॉन्फिडेंस देगा, जिसको नहीं आते ना वो फटाफट क्या करेगा, ज्यादा बार रिवीजन करेगा। जैसे 8 घंटे पढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, 10 घंटे पढ़ेगा। 2 बार रिवीजन कर रहे हैं ना लोग, तो वो 3 बार रिवीजन करेगा। और लाड लो, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना आपके लिए
सुबह शाम हम सुबह डालेंगे 40 और 40 डालेंगे हम शाम को। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, दिन में आपको कभी भी टाइम मिले तो 40 क्वेश्चन कर लिए। जैसे मान लो आपको क्या हुआ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो काफ़ी देर हो गई पढ़ते हुए रेगुलर, अब थोड़ी नींद सी आने लगी या आलस होने लग गया, तो उस टाइम में क्या करो आप, ये 40 क्वेश्चन कर लो, ताकि क्या करे, टाइम खराब नहीं हो। क्योंकि उस टाइम में आप आदमी क्या है, काफ़ी टाइम लंबे समय तक पढ़ता रहता है ना, तो फिर क्या होता है, आदमी का मन क्या करता है, पढ़ाई में अच्छे से लग नहीं पाता। तो उस टाइम क्या करो आप, ये फटाफट ऐसे क्वेश्चन कर लो। शाम को पढ़ रहे हो तो सोते टाइम या सोने से पहले आप 10-11 बजे के समथिंग नींद आने लगे ना, तो एक बार ये 40 क्वेश्चन कर लो, फिर वापस पढ़ना शुरू कर दो। तो लाड लो, इसमें आपको क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो समझ लो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं आ रहा ना तो समझ लो आपका क्वेश्चन वो गलत एग्जाम में नहीं होना चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो लाड लो, ये अभी 40 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, और बाकी 40 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, शाम को आपके यूट्यूब पे हमारे पे ढाल दिए जाएंगे। तो लाडो, सबसे आपसे निवेदन है कि जुड़े रहने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए और उनका सॉल्यूशन लेने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अरे लाडलो, सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको रेगुलर ही ऐसे क्वेश्चन मिलते रहें, और एग्जाम में जब सिलेक्शन होगा तो हमें थैंक यू जरूर बोलना आप। ठीक है, कि गुरुजी आपने साथ दिया था, तो अब आपको थैंक यू बोलते हैं। तो लाडलो, और अपने जितने भी दोस्त हैं अपना स्टेटस पे लगा लो इसको, इसके जो लिंक है उसको शेयर करो, ताकि सबको पता लगे ये सारे भाई अपने साथ जुड़े रहे, सबको साथ, सबका विकास। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।